जो केस फर्टिलिटी दर थी वो 2.15% थी, अब ये 1.70% हो गई है। इसके पीछे बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे डॉक्टर्स का है, पैरामेडिक्स का है, जो अस्पतालों में सपोर्ट स्टाफ हैं उनका है, ट्रीटिंग क्लिनिशियंस का है। उनको मदद देने के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जारी किए हैं। अधिकांश राज्यों में स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स का पालन हो रहा है, और क्योंकि स्टैंडर्डाइज्ड क्वालिटी ऑफ केयर दी जा रही है मरीजों को, इसलिए भी केस फर्टिलिटी रेट दिनों दिन घट रही है। यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो नंबर्स देश में बढ़ रहे हैं, प्रतिदिन आप देखते होंगे कि पॉजिटिव केस इतने हुए, अभी भी 5 राज्य हैं जहाँ 62% एक्टिव केस होते हैं। इसमें महाराष्ट्र में लगभग 27% एक्टिव केसेस का है देश भर के, आंध्र में लगभग 11% देश के एक्टिव केसेस हैं, कर्नाटक में भी लगभग 11% हैं, 10.98%, उत्तर प्रदेश में 7% केस हैं देश के एक्टिव केसेस के, तमिलनाडु में लगभग 6% हैं, 5.80, और बाकी जो राज्य और संघ शासित क्षेत्र हैं वहाँ लगभग 38% केस हैं एक्टिव केसेस के। यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अगर एब्सोल्यूट नंबर्स में देखें, जब हम कहते हैं कि महाराष्ट्र में 26% एक्टिव केस हैं, या 27 कहिए, 26.85, और तमिलनाडु में 5.80, हाउ डू दे ट्रांसलेट इनटू एब्सोल्यूट नंबर्स? सो द एब्सोल्यूट नंबर्स इन केस ऑफ महाराष्ट्र आर 2.37 lakhs। 2,37,000 एक्टिव केस महाराष्ट्र में है। मैंने अभी आपको निवेदन किया था कि देश में 8,80,000 से कुछ ज़्यादा एक्टिव केस हैं। तो उस 8,80,000 की जो संख्या है उसका 2,37,000 एक राज्य में है, महाराष्ट्र में। तमिलनाडु में 51,200 है। सो दैट शुड गिव यू सम आइडिया ऑफ द रेंज। 2,37 lakhs in one state and 51,200 in another state. And these are the 5 states that are contributing 62% of the cases. मैं अभी आपको ये तस्वीर भी दिखाऊंगा कि अनेकों राज्य और संघ शासित क्षेत्र ऐसे हैं जहां की 5,000 से कम एक्टिव केस है। ये वो राज्य है। हमारा निवेदन आपके समक्ष ये है कि जो केसेस, जो एक्टिव केसेस प्रतिदिन रिपोर्ट होते हैं, अभी भी वो कुछ राज्यों में ही कंसंट्रेटेड हैं। 14 राज्य और संघ शासित क्षेत्र ऐसे हैं जहां 5,000 से कम केस हैं। इसमें लक्षद्वीप, जो एक छोटा यूनियन टेरिटरी है, वहाँ 0 केस है। दादरा और नागर हवेली, दमन दीव में 297 हैं। अंडमान निकोबार में 312 हैं। मिजोरम में 380 के लगभग हैं। नागालैंड में 525 हैं। सिक्किम में 538 हैं। लद्दाख में 818, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, चंडीगढ़, यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, गोवा और पुडुचेरी, ये हैं जहां 5,000 से कम हैं। और लगभग 20 से अधिक राज्य और संघ शासित क्षेत्र ऐसे हैं जहां 5,000 से लेकर 50,000 के बीच में एक्टिव केस हैं। उनका ब्यौरा हम आपको आज नहीं दिखा रहे हैं। 5 ऐसे राज्य हैं जहां की देश में कोविड से होने वाली मृत्यु का 70% दर्ज किया जाता है। महाराष्ट्र में 37%, तमिलनाडु में लगभग 11%, 10.89, कर्नाटक में लगभग 9%, 8.98, आंध्र प्रदेश में 6.17%, उत्तर प्रदेश में 5.46%। इसको मैं ज़रा और विस्तार से बताने के लिए मैं आपको इस ढंग से समझाता हूँ। अगर आप पिछले 24 घंटे में जो मृत्यु रिपोर्ट हुई कोविड से उनको देखें, देश में पिछले 24 घंटे में कुल 1,133 मृत्यु कोविड से रिपोर्ट हुई, 1,133। इस 1,133 मृत्यु में से महाराष्ट्र में 423 मृत्यु हुई, कर्नाटक में 141 हुई,
तमिलनाडु में 89, आंध्र प्रदेश में 70 और उत्तर प्रदेश में 56। तो जहां एक्टिव केसेस कुछ राज्यों में ही कंसंट्रेटेड हैं, वहीं मृत्यु भी लगभग उन्हीं राज्यों में कंसंट्रेटेड है। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है पब्लिक हेल्थ के पर्सपेक्टिव से कि उन राज्यों में टारगेटेड और एकदम केंद्रित कार्रवाई की जाए राज्य सरकारों द्वारा और भारत सरकार द्वारा। इसलिए हम इन राज्यों से विशेष संपर्क में रहते हैं। हमने इन सब राज्यों के साथ पिछले शनिवार को एक विस्तार से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की थी, जिसमें राज्यों के स्वास्थ्य सचिव, राज्यों के उन जिलों के जहां इस प्रकार की केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और मृत्यु रिपोर्ट हो रहे हैं, उनके चीफ मेडिकल ऑफिसर, वहाँ के मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के अधीक्षक, ये सब लोग सम्मिलित थे और हमने उनको बताया कि किस प्रकार की रणनीति का रिजल्ट अन्य राज्यों में प्राप्त हुआ है और उसको इन राज्यों में भी फॉलो किया जा सकता है। ये मेरी अंतिम स्लाइड है। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि जहाँ एक और कुछ राज्यों में बहुत अधिक मात्रा में पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं और बहुत अधिक मात्रा में मृत्यु भी हो रही है, वहीं अनेक राज्य ऐसे हैं जहाँ की स्थिति देश की औसत स्थिति से भी बेहतर है। अगर आप देश की केस फर्टिलिटी रेट देखें, जैसा मैंने पहले निवेदन किया, वो 1.70% है और लगातार नीचे आ रही है। इट इज़ कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइनिंग। लेकिन अनेक राज्य ऐसे हैं जिनकी केस फर्टिलिटी रेट देश के एवरेज से भी कम है। उदाहरण के लिए आसाम, केरल, उड़ीसा, बिहार, मणिपुर, मेघालय, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, झारखंड, त्रिपुरा। इन राज्यों के नाम मैं विशेष रूप से इसलिए ले रहा हूं क्योंकि यहाँ 1% से कम केस फर्टिलिटी है, जो कि हमने अपने लिए एक लक्ष्य के रूप में निर्धारित किया है। जब भी हम राज्यों से बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि केस फर्टिलिटी रेट को घटाकर 1% या उससे नीचे लाया जाए। हम इस ढंग से लोगों का सीमलेस हॉस्पिटलाइजेशन कर सकें, इस ढंग से बेहतर सर्विलेंस कर सकें, इस ढंग से अपनी एम्बुलेंस सर्विसेज को सुधार सकें, ताकि इस सब का कंबाइंड इफेक्ट ये हो कि मृत्यु दर 1% से नीचे चली जाए। तो आज भी अनेक राज्य ऐसे हैं जहां मृत्यु दर 1% से नीचे है। तो इस बात को भी स्वीकार किया जाना चाहिए और इन राज्यों के प्रयासों की प्रशंसा की जानी चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं इनवाइट करता हूँ मेंबर हेल्थ नीते सर, आप ब्रीफ करें। धन्यवाद राजेश भूषण जी। सेक्रेटरी साहब ने जो डेटा दिखाया, उनको एक्सप्लेन करा, उसी को आगे बढ़ाते हुए आई लाइक टू मेक 4 पॉइंट्स। सबसे पहले है कि हमारे नंबर्स बड़े दिख रहे हैं और अभी भी स्टेबलाइज नहीं हुए हैं। उसके चलते हुए हमें 2-3 चीज़ें आगे साफ हो रही हैं। पहली बात तो ये है कि ऐसा नंबर इसलिए भी हो रहा है कि हम टेस्टिंग बड़ी लिबरल तरीके से कर रहे हैं। जहाँ भी सस्पिशन है अब टेस्ट किया जा रहा है, टेस्ट की स्पीड और भी बढ़ाई जाएगी, बढ़ी भी हुई है बहुत। तो जब इतना बड़ा नेट वाइड कर रहे हैं, केसेस आएंगे, और ये भी मालूम है कि हम इतने ससेप्टेबल हैं अभी भी प्रोपोर्शन हमारी पॉपुलेशन की कि वायरस हमें पकड़ेगा और वायरस हमारे ऊपर प्रभाव कर सकता है। तो पेंडेमिक चली हुई है और पेंडेमिक चलती है जब, तो फिर इस तरह के एक स्टेज आ रही होती है जहाँ पे कि ये नंबर ऐसे दिखते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, एक उसका वजह ये भी है कि बहुत अच्छी तरह से एक नियर ऑप्टिमम हम टेस्टिंग के रेट पे पहुँचे हैं और इसमें इसके आने से जो हमें बाकी फ़ायदे हुए हैं, मोर्टेलिटी रेट कम हुई है इन पर्टिकुलर, वो हमें एक रीअश्योर करता है। तो ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा रिकवरी रेट अच्छा है, हमारा फेटेलिटी रेट दुनिया में सबसे अच्छे लोएस्ट की रेंज में आता है। तो ये तसल्ली की भी बात है। लेकिन यस, नंबर बढ़ रहा है और उसको हमें अपने आप को बचाने के लिए जो करना चाहिए उसके ऊपर मैं अभी वापस आता हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा उससे पहले कि
हमें एक ऐसे व्यवस्था बनानी चाहिए, ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि टेस्टिंग से डरना नहीं है। हमें ये भी खबर आती है, पता चलता है कि अगर आपको सिम्टम हैं, खांसी है, बुखार है, तो अवॉइड भी किया जा रहा है। अब तो इतनी टेस्टिंग है कि टेस्टिंग सरकारी सिस्टम में और प्राइवेट में भी किसी हद तक रेडिली अवेलेबल है। लेकिन कहीं कहीं जब ये सुनने में आता है कि तकलीफ है लेकिन मैं टेस्ट नहीं कराऊंगा, ये अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि टेस्टिंग को अपने सिम्टम होने के बावजूद हम अगर नहीं कराएंगे, ये आपके लिए डेंजरस है और सिस्टम के लिए भी डेंजरस है। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं कि आप पॉजिटिव हो और पॉजिटिव हैं आप, तो आप अपने परिवार के लिए भी मुश्किलात कर सकते हो, समाज के लिए भी कर सकते हो जिनको मिल रहे हो। तो हमारे दोनों तरफ से हमें बहुत नुकसान होता है। ये नुकसान होता है कि अपने को रिस्क पे डाल रहे हैं, फिर सीवियर प्रॉब्लम होगी तब हम भागेंगे, तो एक तो वो मौका हम खो रहे हैं, और दूसरा ये है कि हमारी वजह से परिवार को, आसपास वाले को, क्योंकि वायरस तो फिजिकली एक से दूसरे को मूव करता है, जिनको हम और आप मिलते हैं वो अपने ही हैं, अपने ही दायरे के हैं, और तो उनको नुकसान होना, समाज को नुकसान होना, ये गलत है। तो एक भावना ये होनी चाहिए कि अगर सिम्टम है टेस्ट कराइए, और टेस्ट होगा उसके बाद में जैसा भी नतीजा आएगा उसको फेस करेंगे। और जो केस फैटेलिटी रेट हमें दिखाई देता है, अच्छी व्यवस्थाएं धीरे धीरे बन गई हैं अब, तो उससे हमें डरना नहीं चाहिए। वायरस से डरना चाहिए लेकिन टेस्टिंग से डरना नहीं चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगली लड़ाई में हमें इसको और भी हम इंटेंसिफाई कर सकते हैं। जब कम टेस्टिंग की व्यवस्था थी, हमारे रिसोर्सेज नहीं थे, हम इंपोर्ट कर रहे थे, तब एक और बात थी। लेकिन अब हमें इस तरह से नहीं करना चाहिए। टेस्टिंग को प्रोग्रेसिवली ओन करना चाहिए। जब ज़रूरत है मदद मांगिए और टेस्ट होगा। ये अब तो ऑन डिमांड टेस्ट हो रहा है, आपको अब डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की भी ज़रूरत नहीं है। जब हम उस माहौल में पहुंचे हैं तो हम सबको इस बात के लिए, पूरे समाज को हमें जुड़ना चाहिए। अब अगर ये नंबर बढ़ रहा है, और दूसरे पॉइंट पे आ रहा हूँ, अब ये नंबर बढ़ रहा है, शायद स्टेबलाइज होना शुरू होगा। अगर क्लोजली देखें तो साइन मिलते हैं कि शायद स्टेबलाइजेशन की तरफ हम बढ़ सकते हैं अब। लेकिन उसकी जड़ जो है वो वायरस मेरे से दूसरे को जा रहा है। तो अब जैसे जैसे व्यवस्था खुली है, इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई है, आवाजाही बढ़ी है, उसके साथ में वायरस को एक से दूसरे के पास जाने के लिए सहूलियत हुई है। और उस सहूलियत में हमारी जो लापरवाही हो सकती है वो उसमें वायरस का साथ देती है, हमारा अपना साथ नहीं देती। तो ये जो एक माहौल बनता जा रहा है कि हम लैक्स हो रहे हैं, चाहे मास्क की बात है, 2 गज की दूरी की बात है, लार्ज गैदरिंग की बात है, ये एक अच्छी चीज़ बिल्कुल नहीं है। ये हम बार बार दोहराना चाहेंगे, हर मीटिंग में, हर पॉइंट पे हम कहना चाहेंगे कि सेल्फ डिसिप्लिन, जिसकी वजह से अभी तक सबके मुकाबले में काफ़ी हद तक हम बहुत अच्छे रहे हैं, अपने देश ने करके दिखाया है। लेकिन जब ये रिलैक्सेशंस हो रही हैं, एक्टिविटीज़ हो रही हैं, हम अपना डिसिप्लिन तोड़ते हैं, तो वो अपने लिए भी खराब है, समाज के लिए भी खराब है, देश के लिए भी खराब है। तो हाथ जोड़ के विनती है कि जो मास्क पहनने 100% पहनना है, हमने बात करते हुए सामने बात हो रही है तो तब भी पहन के रखना है। 2 गज की दूरी का संदेश प्रधानमंत्री जी ने दिया था, उसको अपनाना है। लार्ज ग्रुप्स में हमें नहीं जाना है, सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स होते हैं, एक्टिविटी है, मिलेंगे भी, लेकिन फिर भी प्रिकॉशन करिएगा प्लीज़। इसी तरह से जो आयुर्वेदा के जो प्रिंसिपल्स को अपनाने की बात कही थी प्रधानमंत्री जी ने, उसको अपनाइए ताकि आप उसमें सशक्त रहें, अपनी आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहे। योग से अपनी इम्यूनिटी आपकी अच्छी रहती है। और इसी प्रकार से थूकना नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग को बनाना है। ये मैसेजेस अभी भी उतने ही रेलेवेंट हैं जो पहले थे, और मैं कहूँगा कि शायद और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी, क्योंकि अब जो नंबर से हम बढ़ते हैं, उस टाइम पे 5,000 का 10 होता था, अब सोचिए 80,000 का क्या बनेगा वो। तो इसकी जड़ जो है वायरस को एक से दूसरे पे ना पहुंचने देने की है, जो कि पहली हमारी जिम्मेवारी है। उसके बाद सिस्टम की जिम्मेवारी है कि वायरस को एक दूसरे तक ना पहुंचने के लिए जो कंटेनमेंट की जाती है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाती है, कंटेनमेंट जोन्स बनाए जाते हैं, सर्वेलेंस किया जाता है, वो व्यवस्था भी उसके ऊपर फिर आगे मदद करती है। लेकिन अगर हम प्राइमरी प्रिवेंशन करें
और वो सफल होती है। आप सबने देखा है कि लॉकडाउन के बाद जब एक माहौल बदला तो हम पुराने माहौल पे वापस नहीं गए, हम उससे मच बेटर सिचुएशन में गए। हमारी स्पीड स्लो हो चुकी थी और वो इसलिए स्लो थी कि हमने अपना बिहेवियर बदला था। तो एक आम कंप्लेंट मिल रही है हमें सरकारों से कि जनता थोड़ा लैक्स हो गई है। तो हमारी आपसे विनती है और आपके थ्रू देशवासियों से विनती है कि 2 गज की दूरी, मास्क का अपनाना 100% और बड़ी गैदरिंग को अवॉइड करना, थूकना नहीं है, हाथ को धोना है, हाथ को हाइजीन रखना है और अपने लिए आयुर्वेदा पोषण को जो चीज़ें बताई गई हैं उनसे लेके अपनी इम्यूनिटी को, अपने को ताकतवर रखना है। तो इनकी ये दिस स्टिल रिमेन्स द की टू पैंडेमिक स्लोइंग एंड पैंडेमिक कंट्रोल एंड वी कैन नॉट एम्फेसाइज दिस मोर। और मैं चाहूँगा कि यही चीज़ हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स भी और भी तेज़ी से अपनाएं, एनजीओज भी अपनाएं और मीडिया आपकी तो सबसे ज़्यादा भागीदारी है और मुझे ज़रूर ये लगता है कि आप इसमें अपने एफर्ट में भी बढ़ोतरी कर सकते हो। आप अपनी वॉलंटरली इसको प्लीज़ आगे भी बढ़ाइए, इस मैसेज को ज़्यादा स्प्रेड करिए। जिस तरह से भी मीडिया इन्फ्लुएंस कर सकता है प्लीज़ इसको आप करिएगा, क्योंकि ये भी लेके चलिएगा कि जिन नंबर के साथ अब हम चले हुए हैं उसमें लापरवाही और अगर होती है तो ये डैमेज होगा। तो इस दशा से हम बच जाएंगे और वैक्सीन की तरफ आएंगे, अपने आप ही पेंडेमिक कंट्रोल में आएगी। तो हम अभी तक ठीक रहे हैं, ये आगे भी ठीक रहे हैं। तो इस पॉइंट को मैं बहुत ज़ोर से कहना चाह रहा था, इसलिए थोड़ा वक्त भी लिया है। चौथा पॉइंट ये है कि जो सेक्रेटरी सर ने बड़े तरीके से समझाया कि हमारी जो केस फैटेलिटी रेट नीचे आई और ऐसी स्टेट्स हैं जो एवरेज से भी बेटर कर रही हैं, तो एक तरह से हम उस तरफ अग्रसर हो रहे हैं कि केस फैटेलिटी रेट को 1% से नीचे लाना हमें दिखाई दे रहा है कि संभव है और शायद उससे भी अच्छा करेंगे, 0.5 भी हो सकती है, इसी तरह से लगे रहें। तो जैसे जैसे ये बीमारी के बारे में हमें समझ आया वैसे वैसे ही हमने अपने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स को ठीक किया। ये सारे वर्ल्ड में हुआ, लेकिन हमने इसको बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से करा है और वो दिखाई देता है कैसे इम्प्रूवमेंट होती गई है। तो जो हमारा नेशनल प्रोटोकॉल है, हमें विनती करूँगा सब फिजिशियन कम्युनिटी से, अस्पतालों से, डॉक्टर से कि जो नेशनल प्रोटोकॉल में चिन्हित चीज़ें हैं, ऑक्सीजन पे एम्फेसिस है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन माइल्ड डिजीज़ में एम्फेसिस है, हेपरिन का है ताकि एंटीकोगुलेशन का स्टेट रहे, डेक्सामेथासोन स्टीरॉयड है जो कि थोड़ी और स्टेज के बाद हम लोग देते हैं। इसी मेन स्टेज से ये सब कुछ अचीव हुआ है। कभी कभी वो एक्सपेरिमेंटल थेरेपी की बात आती है, होपफुली वो थोड़ा मदद करती हैं, रेमडेसिविर भी है, बाकी वो चीज़ें जो प्लाज्मा वगैरह है उसके बारे में भी सीख रहे हैं कहाँ तक आता है। कहने का मतलब ये है, ये रॉकेट साइंस नहीं रही है। अब पहले हम बहुत डरते थे इस ट्रीटमेंट करते हुए, अब अभी ये भी समझ आ गया कि वेंटिलेशन करने की ज़रूरत तो वेंटिलेटर लगने की बहुत कम मात्रा में होती है, उसको भी नॉन इन्वेसिव करने से ही रिजल्ट आ जाते हैं। तो भगवान की दया से बहुत सूझबूझ आ चुकी है इस ट्रीटमेंट में। तो मेरी अपील ये होगी कि हम सब उसी प्रोटोकॉल को फॉलो करें, कॉन्फिडेंस से फॉलो करें और जब मदद की ज़रूरत हो, जो सिस्टम बनाया गया है मदद का, स्टेट गवर्नमेंट से बनाया गया है एक्सपर्ट से पूछने के लिए, एम्स में 24/7 एक रिसोर्स सेंटर है, उस मदद को लेते हुए अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को फॉलो करें तो हमें और भी आगे आगे सुधार होगा, आगे अच्छाई आएगी। इसमें एक मुद्दा और जुड़ता है। अब जब हम देख रहे हैं कि इन्फेक्शन शहरों से, बड़े शहरों से छोटे और छोटे शहरों से जो अर्बन एरिया के आसपास के गांव में आने की अब टेंडेंसी हो रही है वायरस की, जो उसकी आदत है, उसमें हमें एक और बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि क्योंकि सिटी सेंटर से या ज़िले के सेंटर से दूरी बढ़ जाएगी थोड़ी सी, तो हमें इस मामले में और भी चौकन्ना रहना पड़ेगा कि जिस व्यक्ति में सिम्टम्स हैं वो उसका परिवार जल्दी एक्शन ले। सिम्टम है तो जल्दी टेस्ट कराए, क्योंकि दूरी थोड़ी बढ़ जाती है, एम्बुलेंस अरेंज करनी है। जो हेल्थ सिस्टम की रिस्पांस करने के लिए एक थोड़ा सा और रूरल हमारे कम्युनिटी भाई बहन जो हैं उनको जोड़ने के लिए एक तरफ कंट्रोल की बात आती है, दूसरी तरफ एफिशिएंसी की बात आती है, तीसरी तरफ ये बात है कि केयर सीकिंग जो है वो हमें और भी अलर्ट होकर करनी है और एक दूसरे के लिए ये मैसेज देना है कि देर नहीं होनी चाहिए। देर नहीं होगी, सर्वाइवल बहुत बहुत अच्छा है। देर होगी
तो किसी भी उम्र के व्यक्ति को मुश्किल हो सकती है। ये 4 पॉइंट मैं आपके सामने समक्ष करना चाहता था। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर ऑनलाइन क्वेश्चन लेते हैं पहले। There have been reports of primitive tribes getting infected in Andaman and Nicobar Islands. What is the present status of these tribes? अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स करके कुल 5 ट्राइबल ग्रुप्स हैं। वैसे अगर आप अंडमान निकोबार को देखें तो वहाँ 6 शेड्यूल ट्राइब्स हैं। तो उन 6 शेड्यूल ट्राइब्स में से 5 को हम PVTG कहते हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। इनमें से कुछ लोग पोर्ट ब्लेयर में हैं और कुछ लोग अंडमान और निकोबार के जो अलग अलग द्वीप हैं, जैसे ग्रेटर अंडमान, मिडिल अंडमान, निकोबार, इन सब द्वीप समूहों में हैं। तो ये जो 5 PVTGs हैं, इनमें से एक में इस प्रकार की पॉजिटिविटी को टेस्ट में पाया गया था। अच्छी बात यह है कि 6 लोग पॉजिटिव थे, वो सब के सब अब ठीक हो गए। लेकिन मैं आपको बड़ी तस्वीर पहले बता देता हूँ। तो जो 6 वहाँ शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उसमें एक निकोबारीज हैं। तो निकोबारीज PVTG से बाहर हैं। तो निकोबारीज में 15 एक्टिव केस अभी हैं। और उसके बाद अगर आप ग्रेट अंडमानीज, ये PVTG ट्राइब है, उनको देखें, ये स्ट्रेट आइलैंड में रहते हैं। इनमें से कुछ के रिश्तेदार सरकारी नौकरी में थे पोर्ट ब्लेयर में, तो वो 6 लोग पॉजिटिव पाए गए थे। उनको पोर्ट ब्लेयर में जो सरकार का अस्पताल है, GB पंत हॉस्पिटल, उसमें भर्ती किया गया। वो 6 के 6 अब रिकवर हो गए हैं, स्वस्थ हो गए हैं और वापस स्ट्रेट आइलैंड में चले गए हैं। उसके अलावा जरावाज हैं, ये साउथ, मिडिल और नॉर्थ अंडमान में रहते हैं। इनकी भी संख्या बहुत कम है, 200 से कम है जरावाज। इनको टेस्ट किया था वहाँ के UT एडमिनिस्ट्रेशन ने, इसमें कोई भी पॉजिटिव केस नहीं है। इसके अलावा ओंजीज हैं, ये भी PVTG हैं। ओंजीज की संख्या 100 से भी कम है। इनका भी, ये लिटिल अंडमान में रहते हैं, इनको भी टेस्ट किया गया था और ये भी सभी नेगेटिव पाए गए। इसके अलावा सेंटिनलीज हैं और शॉम्पेन हैं, जिनका मेन लैंड से संपर्क नहीं रहता है। अतः उनकी जो परंपरागत आइडेंटिटी है उसको भी बरकरार रखना है, उसकी रक्षा करनी है। उसके लिए बहुत ज़्यादा आपस में संबंधों का आदान प्रदान वहाँ नहीं होता है। तो इसलिए वो इन एनी केस दे आर कट ऑफ फ्रॉम द मेन लैंड, दे आर कन्फाइंड टू देयर आइलैंड एंड देयर हैव बीन नो रिपोर्ट्स ऑफ आइदर डेथ्स और ऑफ पीपल शोइंग विजिबल सिम्टम्स। आज की तारीख में जैसा मैंने आपको दिखाया था एक स्लाइड में कि 14 राज्य और UTs ऐसे हैं जहाँ की 5000 से भी कम एक्टिव केस हैं। वैसे ही अंडमान निकोबार है जिसमें कि केवल 312 केसेस आज की तारीख में हैं और ये सब के सब मेडिकल केयर में हैं एंड दे आर ऑल रिकवरिंग। Number 6. Sir, Dr. Paul made a very impassioned plea for going and testing themselves. What I wanted to find out, sir, is that from this very platform in March, right after WHO said test, we had got a response that India's strategy is isolation, testing is not that important. And now we are going all out on testing. So my question, sir, is that are the initial restrictions on testing the reason why we are the number 2 country in the world in cases right now? Remember, this is a new virus, new disease, new pandemic, and when you go back to a situation like March or February, everybody was learning. We were also learning. We were, in a way, somewhat late into the pandemic. And at that point in time, you may all remember that every diagnostic kit was being imported. There were hardly any labs, as you know. We started with 1 lab, and today we have close to 1600 odd laboratories. So we had to be strategic, and also remember at that time it was largely travel related, relatively small size of outbreak that we were dealing with. So our testing strategy has been based on the science
based on evidence, and based on experience. And it has been building, responding to the changing situation in regard to the pandemic. I would say that the approach that we took in the beginning with a smaller number of potential cases was, under those circumstances, valid. And now that we are looking at a size of pandemic of a different size, we are responding it pretty much very well. Thank you. 21. Sir, there are talks, in fact Russian officials said in their press conference that Indian companies are going to manufacture the Russian COVID vaccine. So are we going to conduct a phase 3 trial of the vaccine? If yes, what is going to be the scale and when? Sir, just a second question. You, as my colleague... I think we have only one question we have permitted here. So this is about the vaccine developed by Russia. Gamaleya is the name, which is a platform, adenovirus platform. There are other similar vaccines, similar kind of a platform. This vaccine has been under consideration of the country. The government of Russia approached the government of India through appropriate channels and sought help on 2 counts. One, to consider its manufacturing through our network of companies that are well known for vaccine manufacturing of high quality and of a size and volume and capacity which is perhaps the very best in the world. So the intent was that can this vaccine be manufactured by Indian companies when the scale-up would take place. So that's one part of the request for partnership. The second one is, yes, they have done phase 1, phase 2, and that has been published recently in the Lancet last week, and whether, if need be, phase 3 studies or any bridging studies be conducted in India, which means regulatory processes and also finding suitable partners for conducting the trial. So these are the twin requests from their side. The Government of India attaches great importance to this offer of partnership from a friend who's a very special friend to this nation. And on both the tracks, there has been significant movement. The outreach has been extended to several companies in India, and a few of them, 2 or 3 or 4 of them, have already come forward. Others are in discussions with the Russian counterparts, and the government is facilitating that process of how that connect can be made. And there may be specific outcomes very soon in that regard. So we are helping, but this is a win-win situation for India and the world indeed, because India can manufacture that vaccine in such large and significant quantities, which is good for Russia, good for India, and also excess capacities and specific part of that capacity can be offered to the rest of the world. And on the regulatory front, the Indian scientists have looked at the data. In any case, now it is in the public domain. And yes, there would be a need for phase 3 trials in normal course of things. And if that is required, we are paving way that such a phase 3 trial or bridging studies as required, as per science and as per the requirements of regulatory system of India, would be facilitated by the Government of India. So we are working in partnership with this vaccine candidate for manufacture as well as for trial and as well as for regulatory facilitation in the spirit of partnership and in the spirit of science for humanity. Number 9. Yeah, I think let the other question be taken. Number 9. Yep. Okay, 26. Sir, at the central level you do encourage testing, but at the state level there is definitely a fear in the people because of demonizing of private labs, and people are fearing testing. My mom got symptoms today and she refused to get tested, and I'm trying to convince her.
But that said apart, I just want to understand why we are not sharing breakups of RT-PCR and antigen tests in public domain. We know that ICMR has an app on which all the labs are updating their data and the breakups. State bulletins are giving breakups, some of them, but center is not transparent with this data. Then how can we say that the positivity rate is low if you are not transparent with the data? Okay, I'll answer that. First, whether private labs are being demonized, the answer is no, a very emphatic no. If we look at the share of private lab testing in the overall testing on a daily basis, you will find that it has increased day on day, month on month. When we started, the participation of private labs in testing was 0. If you look at last 24 hours, private labs tested 1,18,028 samples across the country. So 1,28,018 samples out of 10 lakh samples is not an insignificant number, and this is progressively increasing. So that's one part of the story. The second part is, what is the proportion between rapid antigen test and RT-PCR test? You would realize that there are states, and I would name names, I have shared these names with you earlier also, like Tamil Nadu, where 100% of all testing is only RT-PCR test, and they don't do rapid antigen. Similarly, because they have sufficient capacities, and they are doing significant amounts of tests. Every day they do roughly 70 to 75,000 tests, and 100% are RT-PCR tests. On the other hand, you have some states, particularly in the eastern part of the country, where the RT-PCR capacities are low. We have recently supplemented those capacities. ICMR has supplied high throughput RT-PCR machines, Cobas machines they are called, to West Bengal. One is being supplied to Bihar by the end of this month. So their RT-PCR tests will also go up. Now the third point, the states on a daily basis issue bulletins, and they tell you that this is the number of tests that we have conducted, rapid antigen as well as RT-PCR. And third point, purely from academic interest, those of you who do due diligence before filing your copies, the two big global websites that you consult are either Worldometer or Johns Hopkins State of Our World data. You would find, please try locating, the number of RT-PCR tests done in the top 5 countries on a day-to-day basis. If you can find that data, please share it with us. You will find our data on those websites. You will also find our data in the public domain. And progressively, we have shared more and more data with not only the public, but with the media also. There is nothing there to hide. 114. Sir, tell your mom to get tested, please, if she has symptoms. Please. सर नितिन डीडी न्यूज से बोल रहा हूँ. जो केसेस बढ़ रहे हैं, क्या वो जनता की लापरवाही है? अगर है तो जनता को क्या करना चाहिए और सरकारों को, खासतौर पर राज्य सरकारों को क्या करना चाहिए? मैं इसमें आपको अपने कुछ अनुभव जो मंत्रालय के रूप में हमने हासिल किए वो साझा करना चाहूँगा. उसके बाद डॉक्टर पॉल भी बोलेंगे, क्योंकि शुरुआत में भी उन्होंने इस विषय पर बोला था. जब हम राज्यों से विमर्श करते हैं या समीक्षा की बैठकें करते हैं, तो हम बार बार राज्यों को और यूनियन टेरिटरीज़ को ये ध्यान देने के लिए कहते हैं कि हमारी पूरी स्ट्रैटेजी का फोकस होना चाहिए कि हम वायरस को चेज करें, वायरस का पीछा करना चाहिए. पब्लिक हेल्थ मैनेजर्स के रूप में राज्य सरकारों के उन लोगों को जिनको ये जिम्मेवारी है पेंडेमिक से जूझने की. लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि यू कैन चेज द वायरस ओनली व्हेन यू कैच द मिसिंग पर्सन्स. ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है. यू कैन चेज द वायरस ओनली व्हेन यू कैच द मिसिंग पर्सन. आप वायरस का पीछा तभी कर सकते हैं जब जो छूट गए लोग हैं आप उनको चिन्हित करें.
तो ये कैसे होगा? इसके दो उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। जो हमारी जो केंद्रीय दल जाते हैं राज्यों में, जो समय समय पे हम भेजते हैं, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो उस समय जो केंद्रीय दल हैं वो यूपी में हैं, वो झारखंड में हैं, वो छत्तीसगढ़ में हैं, उड़ीसा में हैं, चंडीगढ़ में हैं, पंजाब में हैं, और वो हमें फीडबैक देते हैं। वो राज्य सरकारों को भी फीडबैक देते हैं। आने से पहले वो एक डिटेल्ड डीब्रीफिंग आयोजित करते हैं राज्य के मुख्य सचिव से, चीफ सेक्रेटरी से और राज्य के स्वास्थ्य सचिव से। तो उनके द्वारा प्राप्त फीडबैक के आधार पर हम ये आपसे साझा कर सकते हैं कि अनेक राज्य ऐसे हैं जहां रैपिड एंटीजन टेस्ट में जब कोई व्यक्ति नेगेटिव हो जाते हैं लेकिन उनमें लक्षण हैं, यानी सिम्टोमेटिक नेगेटिव पीपल, एज अ रिजल्ट ऑफ द रैपिड एंटीजन टेस्ट, उनको आवश्यक रूप से RT-PCR टेस्ट कराया जाना है। हमने ये पाया कि अनेक ऐसे लोग हैं जो कि सिम्टोमेटिक नेगेटिव थे रैपिड एंटीजन टेस्ट में, लेकिन उनके RT-PCR टेस्ट नहीं हुए। सो दैट इज व्हाट आई मीन व्हेन आई से दैट यू नीड टू कैच दैट मिसिंग पर्सन। तो वो लोग जिनको आप इस व्यवस्था में चिन्हित नहीं कर पा रहे, कैच नहीं कर पा रहे हैं, वो ही इन्फेक्शन को फैला रहे हैं। तो एक उदाहरण ये मैं आपको देना चाहता था। तो हमारा राज्य सरकारों से बार बार ये अनुरोध रहता है कि ICMR की गाइडलाइंस हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन है कि सिम्टोमेटिक नेगेटिव जो रैपिड एंटीजन टेस्ट में आए उनका मैंडेटरी आवश्यक रूप से RT-PCR टेस्ट किया जाना है। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। अगर उसमें 100 लोग भी छूट जाते हैं तो वो कितने लोगों को पोटेंशियली इन्फेक्शन दे सकते हैं, ये चिंता की बात है। दूसरा जो उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ वो ये है कि जिस भी इलाके में ज़्यादा केस होते हैं उसको हम कंटेनमेंट के रूप में घोषित करते हैं, उसको सील करते हैं और फिर उसका पेरीमीटर कंट्रोल होता है, सर्वेलेंस होती है, हाउस टू हाउस सर्च होती है और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होती है। यहाँ जो केंद्रीय दल थे उन्होंने ये पाया कि यहाँ भी ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहाँ की मिसिंग लोग हैं। उदाहरण के लिए किसी भी पॉजिटिव व्यक्ति के क्लोज कॉन्टैक्ट्स अगर आप 72 घंटे में 3 दिन में ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो इस बात की संभावना बनी रहेगी कि वो क्लोज कॉन्टैक्ट ना तो टेस्ट होंगे, ना आइसोलेट होंगे, ना अस्पताल में जा पाएंगे और वो घूमेंगे कहीं ना कहीं, और जहाँ भी वो घूमेंगे वहाँ संक्रमण फैलाने की संभावना रहेगी। सो देयरफॉर वी से अगेन एंड अगेन that you can chase the virus only when you catch the missing persons। तो ये तो तकनीकी पहलू हुआ। दूसरा पहलू जो डॉक्टर पॉल ने आपके समक्ष रखा था वो ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी और समाज की सुरक्षा के प्रति जागरूक होना होगा, क्योंकि अगर हम मास्क नहीं पहनते, अगर हम 2 गज की दूरी नहीं रखते तो हम अपने को तो असुरक्षित कर ही रहे हैं, हम दूसरे लोगों की सुरक्षा में भी बहुत बड़ा खतरा बन रहे हैं। तो ये समझ सबके भीतर आनी बहुत आवश्यक है। फ्रेंड्स, वी विल टेक ओनली 2 more questions। 35। मैं कुमार कुंदनू, डॉक्टर पॉल से एक सवाल। सर, जो वैक्सीन है इसका जो रशियन वाला है, अगर इसका ट्रायल होता है तो इंडियन प्रोसीजर क्या होगा? क्या भारतीय लोगों पर इसका ट्रायल किया जाएगा 3rd फेज का, और कब से शुरू होगा ये? देखिए, जब मैं ट्रायल की चर्चा करी, अब एक स्पेसिफिक उस वैक्सीन की कह रहे हैं, जनरल पूछ रहे हैं उसी के लिए? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि जब हम कह रहे हैं कि हमारे देश में हम एक पर्टिकुलर वैक्सीन का ट्रायल करेंगे तो वह हमारे देश के ही वॉलंटियर्स के ऊपर ट्रायल की बात हो रही है। जैसा कि आपको विदित है, ऑलरेडी हमारे 3 कंपनीज जो हैं वो क्लिनिकल फेज़ 3 ट्रायल, फेज़ 2 गोइंग टू फेज़ 3 वाली फेज़ में हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ICMR भारत बायोटेक जो है वो फेज़ 1 उनका कंप्लीट है। आज से फेज़ 2 की एनरोलमेंट शुरू हो गई है। ये भारत बायोटेक है, ये हिंदुस्तानी वैक्सीन है, ये किल्ड वैक्सीन है, इसके ऊपर ये स्टेटस है। फिर अब बात आती है जो हमारा कैडला जाइडस का है, वो वैक्सीन ट्रायल जो है वो भी अब फेज़ 1 ख़त्म होके फेज़ 2 भी अच्छी प्रोग्रेस में चला हुआ है। तो ये 2 हमारे इंडिजिनस वैक्सीन हैं जो कि हिंदुस्तानी
अपने ही वॉलंटियर्स के ऊपर फेज़ 1 और फेज़ 2 की तरफ अग्रसर हो रहे हैं बहुत तेज़ी से, बहुत सेटिस्फैक्ट्री तरीके से। तीसरा वैक्सीन जो है वो आज हमारे पास सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा ट्रायल किया जा रहा है। ये ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है, फेमस वैक्सीन है। एस्ट्राजेनेका इसकी पेरेंट कंपनी है जो इसको बनाती है, लेकिन अब ये सीरम इंस्टीट्यूट भी बना रही है। और सीरम इंस्टीट्यूट का फ़ायदा सबसे बड़ा देश के लिए और गौरव भी है कि इनके पास एनॉर्मस कैपेसिटी है बनाने की। लगभग 75 से 100 मिलियन डोजेस का कैपेसिटी है पर मंथ की, ये अनइमेजिनेबल कैपेसिटी है। तो ये जो वैक्सीन है इसके ट्रायल जो हैं वो यूके में, यूएसए और ब्राज़ील में फेज़ 3 ऑलरेडी हो रहे हैं। हिंदुस्तान में ये ट्रायल शुरू होने वाला है लगभग अगले हफ्ते, और इसमें 17 साइट्स हैं और ये 17 साइट्स फैमिलियर हैं। पुणे होगा, दिल्ली होगा, चेन्नई होगा, इस तरह से सारे ही जोन्स में इनका प्लान है कि फेज़ 3 ट्रायल होगा। वो इंडियन वॉलंटियर्स होंगे, तो भारतीयों के ऊपर ही ये ट्रायल होगा। और ये एक तरह से 1600 लगभग कैंडिडेट्स होंगे जिनके ऊपर कि भारत में होगा। बाकी बाहर के देशों में 3 देश जो मैंने गिनाए वहाँ पे ये नंबर काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि यूएसए में 30,000 है, ब्राज़ील में 5,000 है। अगर रशियन वैक्सीन हमारे रेगुलेटरी सिस्टम में, जैसे ये ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है, अमेरिकन कंपनी का है, यह आया रेगुलेटर के पास आया, इंडियन कंपनी ने बनाया, उसको हम ट्रायल कर रहे हैं। इसी तरह पे रशियन वैक्सीन जो है वो कंपनी इन्वॉल्व होगी, रेगुलेटर हमारा सिस्टम जो है वो पूरा इन्वॉल्व होगा। उसी सिस्टम के द्वारा, उसी पद्धति को फॉलो करते हुए, स्टैंडर्ड्स को, नॉर्म्स को फॉलो करते हुए ये ट्रायल भी इंडिया में अगर होने तक आता है तो फिर भारतीय जो वॉलंटियर्स होंगे उनके ऊपर होगा। लास्ट क्वेश्चन 22। Hello, sir. So with regards to the vaccines, last week the US FDA commissioner told Financial Times that they would be willing to consider an emergency use authorization for the vaccines without completing a phase 3 trial. Now I understand this question should have been directed to the DCGI, but still, since you are part of the committee, can you answer if India would consider something similar? And also, as a clarification, you said 75 to 100 million will be produced by Serum Institute of India. They have the capacity. Have we figured out what the capacity of all the companies that are in human trials are, and what is the demand that we have? Well, second part I can answer fast. Yes, we have done a matrix of what the potential capacities are. That work has been accomplished, and in any case it is changing dynamically, because there are at least 7-8 other companies who, if they get an offer or if they have their own vaccine, they will also come into picture. It's a dynamic situation, but yes, we have done the landscaping exercise for that. Emergency use of a product, including a vaccine, is an option available to any sovereign country, to any regulatory system, but to comment on that is premature at this moment. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you, friends.